हे भगवान, कितनी गर्मी है, मुझसे सहा नहीं जाता। और ये मेरा आलसी पति घोड़े बेचकर सो रहा है। अभी इसकी नींद खराब करती हूँ। कालू, कालू, कुछ करो कालू, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इतनी गर्मी में तुम्हें नींद कैसे आ रही है? मल्ली, क्यों का कर रही हो? गर्मी का मौसम है, गर्मी नहीं लगेगा तो क्या ठंड लगेगी? इतनी गर्मी में बड़ी मुश्किल से मेरी आंख लगी थी और तुमने मुझे उठा दिया। अब वापस नींद नहीं आने वाली। हाँ हाँ, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। बाकी कोई सोए या ना सोए तुम्हारा क्या। चुपचाप जो पंखा पिछले साल से खराब पड़ा हुआ है उसे सही करो। मेरी नहीं तो कम से कम मेरे पेट में जो पल रहा है उसकी फिक्र तो करो। आज तुमने फिर से कोई बहाना बनाया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर बाहर गर्मी में सर्दी के मजे लेना। नहीं नहीं मल्ली, तुम गुस्सा मत हो, मैं अभी सही करता हूँ तुम्हारा पंखा। कालू जैसे ही पंखे को हाथ लगाता है, हाथ तार पर पड़ जाता है और उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है और कालू की मौत वहीं हो जाती है। जैसे ही मल्ली कालू की लाश देखती है, जोर जोर से रोने लगती है। मल्ली की आवाज सुनकर आस पड़ोस के सभी पक्षी मल्ली के घर जमा हो जाते हैं। फिर मल्ली बाकी पक्षियों से कहती है, मेरे एकलौते पति थे ये। मेरे लाख मना करने के बाद भी खराब पड़ा हुआ पंखा सही कर रहे थे और इन्हें करंट लग गया। अब मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा? कम से कम मरने से पहले अपने होने वाले बच्चों का मुंह तो देख जाते। ऐसे रो मत मल्ली बहन, इससे बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इस हालत में तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अब से तुम्हारे दाने पानी की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अब से जब भी मैं अपना दाना लाने जाऊंगी तुम्हारे लिए भी लेते आऊंगी। हाँ हाँ गौरी भाभी, अब जब भी मैं अपने लिए फल लेने जाऊंगा तो आपके लिए भी मीठे मीठे फल ले आऊंगा। मैं भी अपने दुकान का राशन फ्री में दे दूंगा बहन। मल्ली को संभालकर अब सभी पक्षी वापस अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। पक्षियों के जाते ही कालू एकदम से उठ खड़ा होता है और मल्ली के होश उड़ जाते हैं। कालू, क्या तुम मरे नहीं? नहीं मल्ली, मैं सिर्फ बेहोश हुआ था। होश तो मुझे बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन मैं जानबूझकर नाटक कर रहा था। लेकिन तुम मरने का नाटक क्यों कर रहे थे? मेरी भोली भाली पत्नी, तुमने नहीं देखा? मेरे मरने से ही सब पक्षी तुम्हें घर बैठे बिठाए खाना देने की बात कर रहे थे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अब हमें इतनी गर्मी में दाना ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। पक्षियों को बेवकूफ बनाने की बात सोचकर दोनों हंसने लग जाते हैं। अब मीकू चिड़िया खुद के हिस्से का दाना ढूंढकर खाती है और मल्ली के लिए भी दाना ले जाती है। ये लो मल्ली बहन, पेट भर कर खाना। इस हालत में भूख ज्यादा लगती है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा खाना लाई हूँ। अच्छे से खाना। ऐसा कहकर मीकू चली जाती है। मल्ली दाना खा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कबूतर भी बड़ा सा बैग लेकर आता है। ये लो बहन, ये पूरी महीने का राशन लाया हूँ। कुछ कम ज्यादा हो जाए तो बता देना, मैं और ले आऊंगा दुकान से। ऐसे दूसरी तरफ तोता फल लेकर मल्ली के पास आता है। भाभी, मैं आपके लिए और आने वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए ताजा ताजा फल लाया हूँ। अच्छे से खाना और हो सके तो कालू को भूलने की कोशिश करना। ऐसी हालत में आपके लिए चिंता करना सही बात नहीं है। सबके जाने के बाद छिपा हुआ कालू बाहर निकलता है और इतना सारा खाना देखकर बोलता है, मल्ली, इतना खाना एक साथ तो मैं अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। कालू, मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझ रही थी, लेकिन मान गई मैं तुम्हारी अक्लमंदी को। फिर दोनों पक्षी खाने पर टूट पड़ते हैं और खाना खाकर मजे से सो जाते हैं। दूसरी ओर कबूतर के घर में कबूतरी कबूतर को बोल रही होती है, भगवान ने मल्ली भाभी के साथ बहुत अन्याय किया है। मैं एक काम करती हूँ, मल्ली भाभी के लिए बेसन के लड्डू बना देती हूँ। मैंने सुना है गर्भवती को बेसन के लड्डू और काजू बादाम खिलाते हैं
तो वो और उसका बच्चा स्वस्थ रहते हैं। वहीं दूसरी ओर तोते की पत्नी तोते को कहती है, मल्ली बहन का हम लोगों के सिवा कोई नहीं है और उनका अंडा सर्दी में आएगा। मैं एक काम करती हूँ, बच्चों के लिए अभी से ही गर्म स्वेटर और मोजे बनाना शुरू कर देती हूँ। आप मुझे कल बाजार से ओल के गोले ला देना। बाकी पक्षियों की तरह मीकू चिड़िया भी मल्ली की चिंता में लगी हुई थी। मुझे मल्ली बहन के लिए और होने वाले अंडे के लिए नरम नरम घोंसला बनाना है, इसलिए मैं कल ही दूर के जंगल में जाऊंगी और नरम नरम घास लेकर आऊंगी। बोर हो गया हूँ, घर में बैठ बैठ कर बहुत बोर हो गया हूँ मल्ली। अब मैं बाहर जाना चाहता हूँ। गलती से भी ऐसा मत सोचो कालू, कहीं किसी ने तुम्हें देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम घबराओ नहीं मल्ली, मैं घूमने के लिए दूर के जंगल जा रहा हूँ। वहाँ तो मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। अब कालू छुपते छुपाते दूर के जंगल जाता है और नदी के ठंडे ठंडे पानी में तैरने लगता है। ओहो आजादी, मजा आ गया। इसे कहते हैं जिंदगी। ऐसी मौत भगवान मुझे हर जन्म में दे। ऐसे ही खाना चलकर मेरे पास आए, ऐसे ही बेवकूफ पक्षियों की वजह से। मीकू चिड़िया जंगल से दूर यहाँ मल्ली की बच्चों के लिए घोंसला बनाने के लिए नरम नरम घास लेने आई थी। वो कालू की सभी बातें सुन लेती है। फिर तुरंत ही मीकू अपने जंगल की ओर भागती है और सभी पक्षियों को कालू की सच्चाई बता देती है। अब सभी पक्षी मिलकर कालू को सबक सिखाने की सोचते हैं। ये क्या लाई हो मीकू, शगुन की टोकरी? क्या किसी की शादी है? हाँ मल्ली बहन, हम सब पक्षी आपकी शादी पड़ोस के गांव के कौवे से पक्की करके आए हैं। उसको आपके बारे में सब कुछ मालूम है। वो आपके अंडे को भी अपनाने के लिए तैयार है। अब आप मुंह मीठा कीजिए मल्ली बहन। ये बात सुनकर छिपा हुआ कालू कौवा सबके सामने आ जाता है। मेरी मल्ली और मेरे होने वाले अंडे मेरे साथ ही रहेंगे। खबरदार, अगर किसी ने ऐसी वैसी बात बोली तो मैं मुंह तोड़ दूंगा उसका। फिर सभी पक्षी एक साथ मिलकर कालू की धुलाई कर देते हैं। कालू की अच्छी तरह से मरम्मत करके वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तुम्हारा पंखा ही सही कर देना चाहिए था। ये नाटक तो बहुत भारी पड़ गया मल्ली, मेरी सारी हड्डी टूट गई। ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। उस जंगल में गुल्लू चिड़िया अपने दादाजी चीकू चिड़िया के साथ रहता था। एक दिन गुल्लू अपने दादाजी से कहता है, दादाजी 2 दिन के बाद मेरा बर्थडे है। आपने पिछले बार भी कहा था कि मेरे लिए केक लेकर आओगे, लेकिन लेकर नहीं आए। इस बार मुझे केक चाहिए। बताओ ना दादाजी, आप इस बार मेरे लिए केक लेकर आओगे ना? अरे इसे मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास पैसे नहीं है। देखो बेटा, पिछली बार मैं भूल गया था, लेकिन इस बार मैं तेरे लिए एक प्यारा सा केक लेकर आऊंगा। फिर हम मिलकर जन्मदिन मनाएंगे। अपने दादाजी के बात सुनकर गुल्लू बहुत खुश हो गया। लेकिन चीकू बोल तो दिया था कि केक ला कर देगा, लेकिन केक लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। मजबूरी में चीकू कालू कौवे के पास पैसे उधार मांगने के लिए जाता है। मुझे माफ करना चीकू, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कालू से मदद ना मिलने पर वो कई और पक्षियों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। निराश होकर चीकू घर लौट आता है और उदास होकर सो जाता है और सोकर सोचने लगता है, अगर आज बेचारे गुल्लू के माँ बाप जिंदा होते तो उसे आज इतना कष्ट उठाना नहीं पड़ता। चीकू पेशे से एक कुम्हार था। वो सुबह सुबह मटके लेकर बेचने के लिए निकल पड़ता है। मटके ले लो मटके, छोटे बड़े प्यारे प्यारे मटके, अरे मटके ले लो मटके। दिन भर मटके बेचने पर भी वो इतना पैसा कमा नहीं पाता जिससे वो गुल्लू के लिए एक केक खरीद सके।
अब तो शाम हो गई है और आज मटके भी ज़्यादा नहीं बिके। अब मैं क्या करूँगा? गुल्लू को केक खरीद कर कैसे दूंगा? अगर आज मीकू यहाँ होती तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेती। वो खुद तो मर गई बुढ़िया, लेकिन मुझे यहाँ छोड़ गई। अगर वो मेरे साथ होती तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाता। अब क्या करें? चीकू ये सब सोच ही रहा था कि तभी चीकू की पत्नी मीकू, जो कि कई साल पहले मर चुकी थी, वो वहाँ चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अच्छा, तो ये बूढ़ा मेरे बारे में ये सब सोच रहा है। अरे बूढ़ा, ओ मेरे डार्लिंग, जरा पीछे तो देखो कौन आया है। मैं तेरी मीकू। अरे लेकिन तू तो एक चुड़ैल है, और तू यहाँ क्या कर रही है? जल्दी बता, तू यहाँ क्या करने आई है? मैं तो यहाँ तुझसे मिलने आई थी मेरे बूढ़ा, और यहाँ आकर मुझे पता चला कि हमारे पोते को बहुत दुख है यहाँ पर, और तेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तू उसके लिए बर्थडे केक खरीद सके। तो मैं आई हूँ तेरी मदद करने के लिए। अरे हाँ, तू तो मेरी मीकू है। हाँ, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। पहले भी तू चुड़ैल दिखती थी और अब भी तू चुड़ैल ही दिख रही है। हाँ, बस नाक थोड़ी सी बड़ी हो गई है। हाँ हाँ, अब तू तो बहुत हैंडसम हो चुका है। अब ये बात छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझे एक जादुई पेंसिल देती हूँ। तो उससे जो भी चित्र बनाएगा वो असली बन जाएंगे, और तू उसकी मदद से हमारे गुल्लू के लिए एक बर्थडे केक बना सकता है। हा 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 हा। इस पेंसिल को संभाल कर रखना। ये जादुई पेंसिल है, इसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना। तू चिंता मत कर मेरे बुढ़ाओ, हमारे पोते को जब जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। मीकू के जाने के बाद चीकू उस जादुई पेंसिल को देखने लगता है। भला ये भी कोई जादुई पेंसिल है? मुझे तो बुढ़िया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अभी इसका इस्तेमाल करके देखता हूँ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर बताता हूँ उस बुढ़िया को। इसके बाद चीकू गुल्लू के लिए एक पेपर पर केक का चित्र बनाता है, और देखते ही देखते वो चित्र एक सचमुच केक में बदल जाता है। अरे ये क्या? ये बुढ़िया तो सच कह रही थी। सचमुच में ये एक जादुई पेंसिल है। अब ये केक लेकर जाता हूँ और गुल्लू को दिखाता हूँ। गुल्लू ये केक देकर बहुत खुश हो जाएगा। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बुढ़िया, जो तूने मेरी मदद की। गुल्लू, ए गुल्लू, अरे कहाँ रह गया? इधर आ। फिर चिक्कू गुल्लू को वो केक दिखाता है। गुल्लू वो केक देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर केक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी, जो आप मेरे लिए इतनी सुंदर केक लाए। अब मेरे दोस्त मुझे नहीं चिढ़ाएंगे। तो दोस्तों, हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हमारे अपने चाहे जितने भी दूर रहें, वो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, हमसे प्यार करते हैं। ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। मीकू अपने पति चीकू और बच्चों के साथ उस जंगल में रहती थी। चीकू लकड़ी काटकर अपना परिवार चलाता था। एक बार जब चीकू जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था, तो एक चील ने चीकू को मार डालता है। उसके बारे में जानने के बाद
मीकू के दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ, पापा के साथ ऐसा किसने किया? उन्हें किसने मारा? रो मत मेरे बच्चों, आज से मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मीकू अपने बच्चों को चुप करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब घर के सारे जिम्मेदारी मीकू पर आ गई थी। एक दिन मीकू की सास मल्ली मीकू के घर आती है। मनहूस कहीं की, निकल जा मेरे घर से। ये घर मेरे पति ने मेरे बेटे के लिए बनाया था और तू मेरे बेटे को ही खा गई। मनहूस कहीं की, निकल जा मेरे घर से और अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर निकल जा। माँ, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इतनी रात को मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मनहूस कहीं की, जहाँ जाना है जा, मेरे घर से तुरंत निकल जा। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। आओ बच्चों, हम चलते हैं। कहीं ना कहीं तो हमें आश्रय जरूर मिल जाएंगे। मीकू अपने बच्चों के साथ जंगल में इधर उधर घूम रही होती है। तभी अचानक भारी बारिश होने लगी। मीकू अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के शाखा पर बैठ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। माँ, बारिश का पानी बहुत ठंडा है, मुझे ठंड लग रहा है। बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। इतना कहकर मीकू कालू कौवे के घर पर गई और बोली, कालू भैया, दरवाजा खोलो, थोड़ा जल्दी खोलो कालू भैया। क्या हुआ मीकू? इतने अच्छे मौसम में हमारा नींद क्यों खराब कर रही हो? अरे कालू भैया, मेरी सास ने हमें घर से निकाल दिया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। कालू भैया, बारिश कम होने तक मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में थोड़ा रहने को दे सकते हैं? अरे नहीं मीकू, मेरे घर में तेरे और तेरे बच्चों को रहने के लिए इतनी जगह नहीं है। तू जाकर और किसी से मदद मांग। मीकू जाकर बाकी पक्षियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी मीकू थककर अपने बच्चों को एक केले से पत्ते से ढककर बैठ गई। मीकू और उसके बच्चे पूरी रात बारिश में बैठे रहे। अगले दिन सुबह हो गई और बारिश रुक गई थी। बच्चों, अब उठ जाओ, बारिश रुक गई है और सुबह भी हो गई है। लेकिन जब मीकू ने आवाज लगाई तो राधा जग गई, लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा नहीं उठा। अब उठ जाओ गुल्लू, अब बारिश रुक गई है। राधा, गुल्लू को क्या हुआ? पता नहीं माँ, गुल्लू क्यों नहीं उठ रहा? मीकू ने गुल्लू को बहुत आवाज दी, लेकिन गुल्लू नहीं उठा। मीकू को अब एहसास हो चुका था कि गुल्लू अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं अपने बच्चों को बारिश से नहीं बचा सका और मेरा एक बच्चा मर गया। मीकू को देखकर राधा भी रोने लगी। मीकू राधा को रोता हुआ देख अपने आप को चुप करने लगी। चुप हो जाओ राधा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अब से कड़ी मेहनत करूंगी और अपने लिए एक मजबूत घर बनाऊंगी। मीकू घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ी ढूंढ कर लाई। माँ, मैं आपको घर बनाने में मदद करूं? हाँ मेरी बच्ची, मेरे लिए वहाँ से कुछ लकड़ियाँ ले आओ। मीकू कड़ी मेहनत करके अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाया और उसमें अपने बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। एक बार की बात है, उस जंगल में चीकू और कालू नाम के दो आइसक्रीम व्यापारी अगल बगल के घरों में रहा करते थे। चीकू बहुत सरल और अच्छा पक्षी था। वो गरीब था, इस कारण वो एक छोटा आइसक्रीम ट्रॉली चलाकर अपना जीवन बिताता था। कालू घमंडी और ईर्ष्या स्वभाव का पक्षी था। चीकू की उस छोटे ट्रॉली को देखकर उसका मजाक उड़ाता था। हर दिन सुबह चीकू और कालू आइसक्रीम बेचने अलग अलग रास्ते में जाते थे। स्कूल का समय होते ही दोनों जाकर स्कूल के पास पहुंचते थे। स्कूल के सारे बच्चे चीकू के पास ही आकर आइसक्रीम खरीदते थे। कालू का आइसक्रीम ट्रॉली बहुत सुंदर और बड़ा था, लेकिन कोई भी कालू के पास आकर आइसक्रीम नहीं खरीदता था। उतने में एक गरीब लड़का कालू के पास आकर कुछ खाने के लिए मांगता है। अंकल, एक आइसक्रीम दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अंकल प्लीज एक आइसक्रीम दो ना। ए लड़का, चल निकल यहाँ से। मैं क्या यहाँ पर कोई दान कर रहा हूँ? चल जा, निकल यहाँ से।
कालू उससे चिढ़कर उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। बच्चा बहुत दुखी हो गया। एक बेंच पर बैठकर भूख से रोने लगा। चीकू को उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर अपनी बचपन याद आ गई। चीकू के बचपन ऐसे ही बीते थे। वो भी एक अनाथ था। चीकू बच्चे के पास गया, उसे आइसक्रीम लेकर खाने को दिया। ये लो बेटा, आइसक्रीम खाओ। थैंक यू अंकल। छोटू, तेरा नाम क्या है? क्या यहाँ पर तेरा कोई नहीं है? बच्चा उदास होकर कहा। नहीं अंकल, मैं अनाथ हूँ। आप मेरा नाम छोटू ही समझ लीजिए। बेटा, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा, स्कूल भी भेजूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? छोटू बहुत खुश होकर चीकू के साथ जाने के लिए राजी हो गया। इस बीच चीकू अपनी ट्रॉली की बात ही भूल गया। उसकी ट्रॉली खुली ही रह गई थी। गर्मी की वजह से सारा आइसक्रीम पिघल गई। अब चीकू भी कुछ नहीं कर सकता था। उदास होकर छोटू को अपने साथ लेकर घर चला गया। आज तो छोटू आराम से सो गया, लेकिन चीकू सोचता हुआ पूरी रात उदासी में बिताई। अगले दिन सुबह रोज की तरह चीकू आइसक्रीम बेचने अपने ट्रॉली को लेकर तैयार हो गया। छोटू, मैं चलता हूँ। घर वापस आते समय तेरे लिए जरूरत के सारे चीजें ले आऊंगा। ऐसे कहकर चीकू सोचता हुआ वहां से निकल पड़ा। चीकू को रास्ते में एक साधु नजर आए। चीकू साधु के पास जाकर प्रणाम किया। क्या समस्या है बेटा? तुम बहुत उदास लग रहे हो। बाबा, मैं अपने इस छोटे गाड़ी से अब तक जीवन चला रहा हूँ, लेकिन अब तो मुझे एक बालक का भी ख्याल रखनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसके सारे ज़रूरतों को कैसे पूरी करूँ। आप ही इस समस्या का कोई प्रतिकार कीजिए बाबा। बेटा, मैं सब कुछ समझ गया। तुम एक अच्छे पक्षी हो। तुम निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करते हो। मैं तुम्हें एक बड़ा जादू ही आइसक्रीम ट्रॉली दे रहा हूँ। अब ये तुम्हारे समस्याओं को हल करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। चीकू खुशी से साधु को धन्यवाद करके उस ट्रॉली को लेकर चला गया। रास्ते में आइसक्रीम बेचता हुआ जा रहा था। इतने में उसको शक हुआ। अरे, इतने सारे आइसक्रीम कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो इतना नहीं लाया था। वो डब्बे को खोलकर देखा तो चीकू चौंक गया। उसको समझ आ गया कि ये सब साधु की महिमा है। रोज की तरह चीकू स्कूल के पास आ गया। कालू को चीकू की इस नए ट्रॉली को देखकर बहुत जलन होने लगी। चीकू को उस दिन अच्छा व्यापार हुआ, बहुत पैसे भी मिले। उन पैसों से चीकू छोटू के लिए नए बैग, पुस्तक, कपड़े खरीद कर लौटा। छोटू बहुत खुश हो गया। अगले दिन चीकू छोटू को अपने साथ लेकर स्कूल पहुंचा। उस स्कूल में छोटू का एडमिशन कर दिया। चीकू का व्यापार अब अच्छी तरह चल रही थी। कुछ दिनों के बाद चीकू का जीवन कुछ ज़्यादा ही बदल गया। बहुत धनवान हो गया। छोटू भी बहुत खुश है। कालू चीकू की इस खुशी को देखकर सहन नहीं कर पाया। यार, ये चीकू आइसक्रीम बेचकर इतना पैसा कैसे कमा सकता है? जरूर इस ट्रॉली में कुछ तो गड़बड़ है। आज रात में इसका पता लगाऊंगा। रात को सब सोने के बाद कालू चुपके से आइसक्रीम ट्रॉली के पास आकर ट्रॉली के अंदर देखा, लेकिन उसको ट्रॉली के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ट्रॉली बिल्कुल खाली था, लेकिन वो शक के कारण ट्रॉली को हथौड़े से पीट पीट कर तोड़ दिया। कालू को लगा कि कोई जाग गया है, इसलिए कालू वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह वो घर से बाहर आकर देखा तो वो चौंक गया। उसकी ट्रॉली तो टूट गई थी। उसने चीकू की ट्रॉली की ओर देखा तो चीकू की ट्रॉली तो बिल्कुल ठीक था। कालू वहां बैठकर रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी और की खुशी और विकास को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमारी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो वो भी हमारा भला ही करेगा।